हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि इस चैप्टर में से पूछे गए हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में से पिछले 10 सालों में कौन कौन से सवाल पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में से, वो हम करेंगे आज। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे वो सारे ही क्वेश्चन इस चैप्टर के हॉट टॉपिक में से रखे गए क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं टॉपिक में से एवरी ईयर सिर्फ घुमा फिरा कर, लेकिन क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, सिर्फ वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिए जाते हैं। तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से उन्हें घुमाया फिराया जाता है, कैसे बोर्ड क्वेश्चन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज विच वन इज ए केमिकल चेंज। कौन सा इसमें से केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन है या मेल्टिंग ऑफ आयरन है? इसमें से बताइए केमिकल चेंज कौन सा है। तो आपको पता है कि केमिकली चेंज रस्ट लग जाने से आयरन में आता है, यानी कि क्या होता है उसमें, वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। कोरोजन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, आपने अच्छे से समझी है। तो वो कोरोजन की प्रोसेस जो होती है उसकी वजह से जंग लगता है किसमें, आयरन में। तो केमिकली कौन सा चेंज किसमें चेंज आ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन में आ रहा है, ना कि मेल्टिंग ऑफ आयरन में आ रहा है। तो यहाँ पे उसने वन वर्ड में आंसर पूछा है कि विच वन, इसमें से कौन से में केमिकल चेंज है। हमें सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर देना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। आप ना एग्जामिनर के व्यू को समझिए कि एग्जामिनर चाहता क्या है। वो चाहता है कि उसने अगर वन वर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा है कि ओनली आपको एक वन वर्ड में बताना है, तो आपको आंसर भी वन वर्ड में देना है। आप उसमें कोई कहानी नहीं लिखेंगे, सिर्फ टू दी पॉइंट अपने आंसर को देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एंड स्टेट। अब देखिए उसका क्वेश्चन डिवाइड है दो भागों में, यही तो आपको बोर्ड में बैठते समय भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और जहां जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे आंसर रख देना है। अब जैसे पहले उसने बोला नेम, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, उस चीज का नाम बताएंगे। फिर स्टेट ऑफ लॉ विच केप्ट इन माइंड विल वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो अपने माइंड में किस लॉ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो सबसे पहले उस लॉ का नाम लिखेंगे, फिर उस लॉ को लिखेंगे, यानी कि वो उसको डिफाइन कर देंगे कि ये लॉ ये है। तो ये दोनों ही, ये सारे ही क्वेश्चंस देखिए 2011 में पूछे गए हैं। ये 2011 के क्वेश्चन है और 11 से लेके हम 2020 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें नाम बताना है। तो कौन सा होता है वो लॉ, लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमने नाम बता दिया, 1 मार्क्स यहाँ पे फिक्स। नेक्स्ट वो बोल रहा है स्टेट लॉ, मतलब उसके अब डिफाइन करो। तो हम क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसमें क्या होता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। ऐसे ही एटम के मास को भी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। तो बस आंसर इतना ही देना है। यहाँ पर ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स की डेफिनेशन होगी, 1 मार्क्स का आपका नेम होगा। तो यहाँ पे 3 मार्क्स आपके फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सिर्फ बेसिक डिफरेंस बताना है फिजिकल और केमिकल चेंज का, और कुछ नहीं, वो भी वन बेसिक डिफरेंस बताना है, ठीक है, बिटवीन द किसके, फिजिकल और केमिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज होता है तो क्या होता है और जब केमिकल चेंज होता है तब क्या होता है। देखिए अगर कोई चीज फिजिकली चेंज होती है तो उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और अगर कोई चीज केमिकली चेंज होती है तो उसके नया सब्सटेंस फॉर्म भी होता है, साथ में वो एक न्यू आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एक नई आइडेंटिटी होगी और नई प्रॉपर्टी होगी। तो केमिकली में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद देयर न्यू आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी, और फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। सिर्फ इतना लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होता है जब क्विक लाइम में हम ऐड करते हैं वाटर को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर कई तरीके से पूछते रहते हैं। देखिए 2010 में पूछा है, आप फिर से पूछ सकते हैं और किसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO सॉलिड, ये है क्विक लाइम। इसमें हमने क्या ऐड किया, वो कह रहा है ऐड टू वाटर, हमने वाटर को ऐड कर दिया H2O। अब बनता क्या है, होगा क्या, हम बताएंगे कि वो स्लेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है स्लेट लाइन का फॉर्मूला। तो आपको बस ये इक्वेशन लिखनी है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में होगा, तो आपके 2 मार्क्स फिक्स, और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
2PbO plus C gives 2Bp plus CO2. फिर नेक्स्ट इक्वेशन है MnO2 plus 4HCl MnSCl2 plus 2H2O plus Cl2. अब ये दोनों ही इक्वेशंस दे दी, उसके बाद लिख रहा है वो कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, बताइए कि इसमें से कौन सी रिडॉक्स, बताइए कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। पहले उसने व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन पूछा है, मतलब एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि हम बताएंगे कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फिर वो कह रहा है आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन अबव रिएक्शन। कह रहा है ये जो ऊपर रिएक्शन हमने दो दी है ना, इन दोनों रिएक्शन में से देख के बताओ कि कौन सी, इन दोनों ही रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं, उनके अलग अलग नाम मेंशन करो। तो हम सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है ये बताएंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इस इक्वेशन में से कौन से रिडॉक्स हो रहे हैं, यानी कि कौन से रिड्यूस हो रहे हैं, कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। पीबीओ हमने बताया कि जो पीबीओ है वो हो रहा है हमारा रिड्यूस, रिडक्शन हो रही है उसमें, और जो O है ऑक्सीजन है इसका, उसमें हो रही है ऑक्सीडेशन। तो बस इतना इतना बताना है आपको, सब्सटेंस का नाम लिखना है और सामने बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। अब MnO2 में क्या हो रही है, रिडक्शन, यही पूछा है ना उसने कि बताओ कौन से सब्सटेंस में रिडक्शन हो रही है, कौन से में ऑक्सीडेशन हो रही है, हमने बता दिया। HCl में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आपको आंसर टू दी पॉइंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रीजन, आप रीजन बताइए, इसमें जो पॉइंट दिए हैं फॉलोइंग, इन दोनों पॉइंट के क्या रीजन है। ये भी 1 मार्क्स में है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को करने में मजा भी बहुत आता है। ये जो पोटैटो का चिप्स होता है, हम जो पोटैटो चिप्स लेस वगैरह खरीद के लाते हैं, कोई सा भी, आपने देखा है उस चिप्स में ना चिप्स की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी होती है और ज्यादा उसमें क्या होता है, गैस। वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो उस नाइट्रोजन गैस को डाला क्यों जाता है, वो रीजन ही तो पूछ रहा है। तो रीजन क्या होता है, रीजन होता है रेंसिडिटी उसमें ना हो इसके लिए डाला जाता है, मतलब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। अगर ना डालें तो वो कैसी हो जाएगी, वो खाने में बैड टेस्ट और बैड स्मेल देगी। तो एक बैड स्मेल ना आए और टेस्ट गंदा ना मिले, इसके लिए उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस। यही रीजन है कि हम कहते हैं कि सारी तो हवा भरी है, चिप्स तो थोड़ा सा है। तो वो समझ लीजिए कि जो 25 रुपए का चिप्स है वो नाइट्रोजन की ही जो क्वांटिटी है उसके ही 20 रुपए है, और 5 रुपए का आपका चिप्स है। ठीक है। तो आयरन आर्टिकल आर शाइनिंग व्हेन न्यू, आयरन आर्टिकल देखिए कोई सा भी आयरन का चीज है जो शाइन कर रहा है जब वो नया है, पर जैसे ही जैसे वो पुराना हो रहा है तो वो रेडिश ब्राउन होता जा रहा है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट, मॉइस्चर, इन सबके कांटेक्ट में आ गया है। तो क्या हो रहा है उसमें भाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो रेडिश ब्राउन लेयर बन रही है उसके ऊपर। अब ये कौन सी लेयर है, कोरोड है। तो ये क्या हो रहा है उसमें, रस्ट लग रहा है ना। तो हम बस 1 वर्ड में आंसर देंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिटी द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सारी इक्वेशंस दिए, आपको इन इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है इस इक्वेशन में से किसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो पहली इक्वेशन है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, आप एक लाइन में लिखेंगे। फिर PbNO3 2 plus 2Ki PbI2 plus 2KNO3। तो इसमें क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि जो Pb है, Pb यहाँ से जाकर यहाँ ऐड हो गया, यानी कि I के साथ ऐड हो गया, और KNO और ये जो NO3 है ये K के साथ यहाँ पर जाके ऐड हो गया। मतलब यहाँ से Pb तो डिस्प्लेस हुआ ही, और कौन डिस्प्लेस हुआ, NO3 भी डिस्प्लेस हो गया। मतलब दो सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। और यहाँ पे देखिए CH4 और 2O2 है, और यहाँ पे हो गया CO2 और H2O, यानी कि O जाकर C के साथ कंबाइंड हो गया और O जाकर O के साथ कंबाउंड हो गया, यानी कि O यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हमें रिएक्शन को ध्यान से देखना है, पहचानना है कि इसमें हो क्या रहा है, और फिर अपने आंसर को लिखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे हम कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को।
अब देखिए यहाँ पे CaO प्लस H2O गिव CaOH2। देखिए यहाँ पर एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों आपस में कंबाइन हुए और बना एक न्यू सब्सटेंस। तो ये हमने किस में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, हम लिख देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा दो सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहे थे, NO3 भी डिस्प्लेस हुआ, Pb भी डिस्प्लेस हुआ, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu अलग हुआ है पर सिर्फ Zn डिस्प्लेस होकर SO4 के साथ ऐड हुआ है और कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ। Cu यहाँ पे था, यहाँ अकेला हो गया, पर SO4 के साथ एक ही सब्सटेंस आकर ऐड हुआ, वो है Zn। तो हम कहेंगे ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरोजन। अब बताइए, देखिए कोरोजन से ही मिलता जुलता पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया, अब 2014 में भी पूछ लिया। इसी तरह हर साल आते इन्हीं हॉट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस हैं, बस घुमा फिरा के, और वो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या पूछ लिया। तो अगर हम हर पैटर्न को बोर्ड के समझ लेंगे कि वो किस फ्रेम में डालकर क्वेश्चन को पूछता है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिफाइन द कोरोजन, आप कोरोजन को आप डिफाइन करिए, यानी कि यहाँ पे आपको कोरोजन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बताना है व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन में अगर कोरोजन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। फिर क्वेश्चन है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर, अगर कोरोजन सिल्वर में हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, आयरन में कोरोजन का होना एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है। फिर है हाउ कैन वी प्रिवेंट, अगर कोरोजन हो गया तो हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 5 पॉइंट में क्वेश्चन का मतलब है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था 2014 में, और 1 मार्क्स हर एक पॉइंट के हैं। कितने कितने मार्क्स हैं हर पॉइंट के, 1 मार्क्स। अगर आपने एक एक आंसर सही दे लिया तो आपके 5 नंबर यहाँ पे फिक्स। क्लियर। तो इस तरह से आपको बताना है, पहले डिफाइन कोरोजन। आप डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ मेटल एक्सपोज, जब मेटल को एक्सपोज करके रख दिया जाता है इन्वायरमेंट में, और वो मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड इनमें से किसी के भी, इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में अगर वो आ जाता है, मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में वो आता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो उसे वीक कर देती है, वो कोरोड लेयर कहलाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है और कुछ नहीं करना बच्चों यहाँ। तो यहाँ पे एक नंबर आपके हो गए फिक्स। अब वो पूछ रहा है हाउ विल व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन, वो पूछ रहा है आयरन में कोरोजन हुआ तो क्या कहलाएगा, भाई वो कहलाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट लगा, उसमें जंग लग गया है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाएगा। फिर है अगर सिल्वर में कोरोजन हो गया है तो आप पहचानेंगे कैसे, तो आपने देखा था ना कि सिल्वर का कलर ब्लैक हो गया था। ये हमने जब हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो हमने ये समझा था कि सिल्वर अगर एक्सपोज हो जाता है इन्वायरमेंट में और उसमें ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है तो वो शो होता है ब्लैक कलर का। तो हम लिखेंगे कि वो ब्लैक कलर का शो होगा। अब वो कह रहा है व्हाई कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, भाई वो सीरियस प्रॉब्लम इसीलिए है, वो आपको डेफिनेशन में भी देखो दिख गई है कि वो वीक कर देता है। तो हम वही लिखेंगे कि इसके इफेक्ट से, कोरोजन के इफेक्ट से जो मेटल है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो वो कमजोर हो जाता है मीन्स वो खराब, टूट जाता है जल्दी, इसीलिए वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ कैन वी प्रिवेंट, हम इसको, इससे बचें कैसे, भाई हो तो गई है। तो हम लिखेंगे कि हम उस पर पेंट करके, हम उस पर एक पेंट पॉलिश करके कोरोजन से बच सकते हैं टाइम टू टाइम, अपने उस आयरन के सब्सटेंस को पॉलिश करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना आंसर अगर दे देंगे तो आपके 5 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। आप बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सब्सटेंस है जो अपनी इनिशियल स्टेज से चेंज नहीं होता। जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये तो चेंज हुआ है तभी कर्ड बना है, मिल्क कर्ड चेंज होकर कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला तो आपका नहीं होगा, पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से क्या क्रिस्टल इनिशियल स्टेज से चेंज होता है, तो वो ये वाला नहीं है। लेकिन फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स भी फर्मेंट होता है, यानी कि उसमें भी केमिकल चेंज आता है। डाइजेशन ऑफ फूड,
फूड तो कन्वर्ट हो गया स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, मतलब उसमें भी इनिशियल चेंज आता है। तो कौन सा अनचेंज किसमें नहीं होता? तो अभी हमने पढ़ा ना कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल में कोई चेंजिंग नहीं आता, उसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता। तो हम आंसर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से बस एक पूछा था, हमने एक बता दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन विथ रीजन the color change observed when silver chloride exposed to sunlight। अगर सिल्वर क्लोराइड खुला रखा है सन में, देखिए अभी भी ये क्वेश्चन पीछे हमने डिस्कस किया जो 2014 में आया था, 2020 में फिर पूछ लिया, फिर उसी क्वेश्चन को पूछा, बस घुमा दिया कि सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज कर दें सन में तो वो क्या होगा उसके साथ, उसका कलर चेंज होगा। तो क्यों चेंज होगा, उसका कारण बताओ। और पीछे क्या पूछा था, उसने कहा था सिल्वर क्लोराइड अगर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसमें कोरोजन हो जाती है, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस उसको क्या कर दिया, घुमा दिया। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होकर वो ब्लैक कलर का शो करेगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का। और होगा क्यों, ड्यू टू द कोरोजन। अब उसने रीजन भी पूछा है तो साथ में आप रीजन भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड। अब कॉपर के पाउडर को हम स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम उसे स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा और क्यों होगा। अब देखिए इट गेट कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। जिंक इज, अब वो कह रहा है अ पीस ऑफ जिंक ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का पीस ड्रॉप हो जाता है, नीचे दब जाता है, बैठ जाता है, ऐसा क्यों होता है, रीजन बताओ। तो आपने पढ़ा था ना कि जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होते हैं, वो कमजोर सब्सटेंस को, लेस रिएक्टिव को दबा देते हैं, जो मोर रिएक्टिव होते हैं अपने सॉल्यूशन में से उसे हटा देते हैं, दबा कर रख देते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जिंक इज ड्रॉप्ड बिकॉज लेस रिएक्टिव है वो। जिंक क्या है, सल्फेट से कमजोर है। तो बस आपको रीजन बताना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द बैलेंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये इन रिएक्शंस को आपको सिर्फ यहाँ पर बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है। तो बैलेंस ऑफ इक्वेशन मैं अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना नहीं आता तो उस वीडियो को देख के आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका बताया गया है उसमें। और साथ में उसमें वो ही इक्वेशंस को बैलेंस भी किया गया है जो लास्ट ईयर कंटिन्यू पूछी गई है, और वही इक्वेशन ऑलमोस्ट रिपीट होकर एवरी ईयर पूछी जाती है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे क्या है, NaOH प्लस जिंक को कंप्लीट किया तो बन गया Na2ZNO2 प्लस H2। तो यहाँ पे तो हमने कंप्लीट इक्वेशंस करके दिखा दी है। आप इक्वेशन को बैलेंस उस वीडियो को देखने के बाद खुद करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो CaCO3S प्लस 2H2 H2O प्लस CO2, इसे कंप्लीट किया तो बना CO2, CaSCO3 और ट्वाइस यहाँ पर आगे आ गया। तो ये आपको सिर्फ कंप्लीट करना है। यहाँ पर HCl प्लस H2O कंप्लीट किया, बना H3O, इसमें प्लस आयन ऊपर हो गया और Cl माइनस। आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इसमें पढ़ा था ना हमने आयन्स का एक्सचेंज होना, तो ये वो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस को जस्ट कंप्लीट किया है, और मैंने इसको बैलेंस करके यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये आपके लिए, समझ लीजिए, एक बोनस क्वेश्चन है। आप इक्वेशंस को अगर बैलेंस करना जानते हैं तो खुद बैलेंस करेंगे, अगर नहीं आ रहा है अभी तो आप उस वीडियो को देखेंगे, बैलेंस ऑफ इक्वेशन को डिटेल में आसान तरीके से सीखेंगे और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद एन एग्जांपल ईच। अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया उसको जब आप बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बेशक वो गलत हो पर आपको कमेंट करना है, मैं वहां पर आपको रिप्लाई देकर सही आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद एन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसमें कौन कौन से चेंजिंग रिएक्शन कौन सी बनेगी, यानी कि चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन, या इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये हमने सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी पढ़ लिया था, इसकी भी
अलग से वीडियो बनी हुई है फर्स्ट पार्ट की, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो चेंज ऑफ कलर में क्या हुआ कि Fe प्लस CuSO4 चेंज होकर FeSO4 प्लस Cu बन गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4 है, अब यहाँ पे SO4 ज्यादा ताकतवर हो जा रहा है और Cu पड़ जा रहा है उसके आगे कमजोर, तो वो Cu को वहां से निकाल दे रहा है और SO4 Cu की जगह Fe को दे दे रहा है और यहाँ पे चेंज हो जा रहा है कलर। जब सिर्फ CuSO4 था तो सब्सटेंस कैसा दिख रहा था, ब्लू कलर का दिख रहा था, और जब उसमें से Cu अलग हो गया और Fe आ गया तो वही सब्सटेंस ग्रीन कलर का हो गया। याद आ रहा है कुछ? हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए, उनमें से ये तो यहाँ पर हम वही रिएक्शन लिख देंगे कलर चेंज में। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल के साथ भी बता दी कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही सारे नाम आपको इन रिएक्शंस के साथ याद करके लिखने हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस में देखी गई है। ठीक है, तो ये भी एक आपका क्वेश्चन होमवर्क की तरह आप इसे लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए। तो यहाँ पर वैसे इस क्वेश्चन का आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसका नाम भी लिख देंगे तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर चेंज होना हमने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैं आपको आंसर हिंट के साथ देती भी जा रही हूँ, वहां मैंने रिएक्शन के नाम बताए। अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि चूना को जब हमने पानी में ऐड किया था तो हुआ क्या था, देखिए बच्चे, CaOH बन गया था, यानी कि स्लैक्लाइन बन गया था। तो ये चूने को स्लैक्लाइन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही तो है, और ये रिएक्शन लिख देंगे, हम लिख देंगे कि ये चूना को स्लैक्लाइन में यानी कि CaO को कन्वर्ट इनटू स्लैक्लाइन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें देखिए Zn plus H2SO4 gives H2 plus ZnSO4। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे गैस का निकलना बोल रहा है वो, तो हमने उसके लिए भी एक इक्वेशन लिख दी कि Zn plus H2SO4 plus H2 plus ZnSO4। तो इसी तरह से आपको इक्वेशंस लिखते जाना है और साथ में उसका नाम भी अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, पर इतना लिखने पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ विच इज फॉलो इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी था, अब वही क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया है, तो किस रूप में पूछा गया है? स्टेट द लॉ, लॉ का नाम बताओ, उसके बाद बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दी है उसको बैलेंस करके दिखाओ। यही है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, हमें लॉ बताना है, फिर हमें इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे कि लॉ तो हमें याद है कि हम बैलेंस ऑफ इक्वेशन में लॉ करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो हमने उसका नाम लिख दिया और साथ में इक्वेशन दी है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Fe के साथ 3 है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अच्छा, अब 3 लगा दिया तो यहाँ का भी Fe3 और ये भी 3 हो गया, पर यहाँ का जो O है, O यहाँ का 4 है, पर यहाँ का O जो है वो तो 4 नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लगा दिया ताकि भाई ये वाला O जो है ये भी 4 हो जाए। तो फिर हमने इसको 4 किया तो साथ में ये भी तो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये 8 हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी 4 लगा दिया ताकि ये भी 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और 8 बन जाए। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे भी Fe3 है, यहाँ पे H जो है वो 8 है, यहाँ पर भी H8 है, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी O4 है। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बैलेंस ऑफ इक्वेशन वीडियो में समझाया है, उससे आप जरूर देखिए। ठीक है, ओके। तो आज हमने प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कर लेने बहुत जरूरी है। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाया करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ऑसम।